तो अब पढ़ना है हमें मुद्रा एवं बैंकिंग। यदि इतिहास में दृष्टिपात करें, इतिहास में जाएं, तो मनुष्य ने 3 आविष्कार जो किए हैं उनमें से एक आविष्कार मुद्रा भी है। 3 आविष्कार मुझे बड़े महत्वपूर्ण लगते हैं, बताइए। एक तो आग का आविष्कार, आग नहीं होती तो क्या होता, आग का आविष्कार। दूसरा पहिए का आविष्कार, पहिया नहीं होता तो आज कुछ नहीं होता, सब पैदल घूम रहे होते, है ना, पहिए का आविष्कार। और तीसरा मुद्रा का आविष्कार, पैसा नहीं होता तो क्या होता, फिर पेट कैसे चलता, सब काम नाम, सब पैसे के लिए तो हो रहा है, आप भी पैसे के लिए ही दिमाग लगा रहे हैं। तो 3 आविष्कार जो मनुष्य ने किए हैं, इनमें से मुद्रा के बारे में पढ़ना है, तीसरे आविष्कार के बारे में आपको पढ़ना है आज, ठीक है। तो सबसे पहले मुद्रा क्या है, मुद्रा के बारे में, मुद्रा का अर्थ क्या है, हेडिंग डालिए मुद्रा का अर्थ। बताइए क्या है मुद्रा, मुद्रा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं मुद्रा, परिभाषित कीजिए अपने भाषा में। वस्तु विनिमय का साधन मुद्रा कहलाती है। वस्तु विनिमय पहले लगा दिया इन्होंने। वस्तु विनिमय का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? वस्तु विनिमय मतलब एक चीज़ मैंने आपने दी और बदले में आपने दूसरी वस्तु ही दी मुझे। हाँ क्या पहले करते थे, लेकिन वस्तु विनिमय अलग चीज़ है। वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि किसी वस्तु के बदले वस्तु मिलना, इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। तो ये गलत हुआ। बताइए मुद्रा क्या है, किसे कहेंगे मुद्रा? दिमाग में लग गया है जंग, जिससे आपकी ज़रूरतें फुलफ़िल होती हैं। पैसा है, यदि मैं पैसे आपको दे दूं तो ज़रूरतें फुलफ़िल हो जाएंगी। डेली लाइफ की वैसे पैसे, सुबह पैसा खा के आए हैं आप, पैसे से मिलेगा। हाँ ये बात सही है। इसका मतलब मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है कि जो आपके लेन देन के लिए जो भुगतान करते हैं, आप लेन देन के लिए जिस चीज़ का भी भुगतान करते हैं, यदि कोई चीज़ मुझे चाहिए और कोई चीज़ आपके पास है, उसको लेने देने के लिए जो भुगतान करते हैं, उसका जो माध्यम होता है वो मुद्रा कहलाता है, यदि आसान भाषा में कहा जाए तो। लिखिए मुद्रा का अर्थ, सभी लेन देनों के भुगतान के माध्यम का कार्य करने वाली कोई भी चीज़ मुद्रा कहलाती है। सभी लेन देनों के भुगतान के माध्यम का कार्य करने वाली कोई भी चीज़। अब चीज़ में आप लोगों को याद आ रहा होगा पिज़्ज़ा का चीज़। हाँ, सभी लेन देनों में भुगतान के माध्यम का कार्य करने वाली कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ कहलाती है, मुद्रा कहलाती है। ठीक, मुद्रा कहलाती है। तो ये हो गया आपका मुद्रा का अर्थ, यानी विनिमय का कार्य करती है। वस्तु विनिमय अलग चीज़ है, बार्टर सिस्टम अलग है। पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम था, है ना। आपके घर पे टमाटर है, मेरे घर पे प्याज है, तो टमाटर को प्याज से बदल लिया, है ना। अब उसमें भी ज़रा झंझट होता था। जब वस्तु विनिमय चलता था तो ढूंढना पड़ता था कि किसको टमाटर की ज़रूरत है, तो पहले उसको ढूंढना पड़ता था, उस व्यक्ति को जिसको टमाटर की ज़रूरत होती थी। लेकिन ये भी देखना पड़ता था कि उसको जो चीज़ मुझे चाहिए क्या उसके पास है कि नहीं है, तो एक झंझट ये होती थी। अब पता चला, और उसमें थोड़ा सा घाटा बहुत हो जाता था। जैसे टमाटर है, अब उससे मुझे चाहिए 2 किलो गेहूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं टमाटर आधा करके दूंगा कि आधा टमाटर, 2.5 टमाटर दिए जाएंगे, 2 टमाटर ही और 1 टमाटर आधा करके दे। तो इसमें क्या होता था, कीमतों का मूल्य बहुत कम ज़्यादा हो जाता था, चीज़ें बहुत अव्यवस्थित रहती थी, है ना। तो कहीं ना कहीं पे मुद्रा का आविष्कार हो जाने से इन सब समस्याओं का समाधान हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए मुद्रा के कार्य। मुद्रा क्या क्या काम करती है? मुद्रा के कार्य, नंबर 1, मुद्रा का प्रयोग समान तौर पर विनिमय के साधन के रूप में होता है। मुद्रा का प्रयोग सामान्य तौर पर विनिमय के साधन के रूप में होता है। मुद्रा का प्रयोग सामान्य तौर पर विनिमय के साधन के तौर पर होता है। नेक्स्ट,
मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के निर्धारण का कार्य करती है। नेक्स्ट, मुद्रा वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों के निर्धारण का कार्य करती है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मुद्रा संपत्ति है कि नहीं है? है कि नहीं? कितने लोग कह रहे हैं है? मुद्रा संपत्ति नहीं होती है। मुद्रा अपने आप में कोई संपत्ति नहीं होता, लेकिन मुद्रा को आप संपत्ति के रूप में रखते हो। दोनों में अंतर है। मुद्रा को संपत्ति के रूप में आप रखते हो, उससे संपत्ति खरीदी जा सकती है, लेकिन मुद्रा कोई संपत्ति नहीं होती है। मुद्रा अपने आप में, उसका यदि इंडिविजुअल रूप देखा जाए तो व्यक्तिगत तौर पर कोई संपत्ति नहीं। एक कागज़ का टुकड़ा है महज, एक धातु का सिक्का है। लेकिन मुद्रा से संपत्ति परचेज की जाती है। समझ रहे हैं? मुद्रा से संपत्ति परचेज की जाती है। तो लिख लीजिए, मुद्रा को संपत्ति के रूप में भी व्यक्ति अपने पास रखते हैं। तो यदि आप पैसा डाल के यदि अपने आप को सोच रहे हो कि जेब गर्म है, तो कब ठंडी हो जाए पता नहीं। मुद्रा को संपत्ति के रूप में भी व्यक्ति अपने पास रखते हैं। लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए अपने बेसमेंट में छुपा रखे थे, रातों रात करोड़पति से रोडपति बन गए, है ना? उस समय मैं देहरादून गया था, गंगा नदी, तो वहाँ बताते थे कि गंगा नदी पे लोग आके गंगा नदी को भेंट करके चले जा रहे हैं। एक एक बैग, दो दो बैग, जो डुबकी लगाए एक बैग निकल आए। लेकिन किस मतलब का, छोड़ दो, ठीक है, वो किस मतलब का पैसा है? जिनके पास पैसे थे, मतलब जैसे हमारे यहाँ सस्ता ज़्यादा हो, पैसा वही है जो बैंक में जमा है आपका। कल के दिन चेंज करवा दिए, बिना किसी आधार कार्ड के, बिना किसी, उसके घर में बैंक खुला, उसके घर में ही बैंक खुला है तो ऐसे ही जमा करा दिए। हाँ, तो बैंक वालों ने किया है सब चीज़ें। मुद्रा को संपत्ति के रूप में भी व्यक्ति अपने पास रखते हैं, जबकि मुद्रा स्वयं में संपत्ति नहीं है। मुद्रा स्वयं में संपत्ति नहीं है। परंतु इसके माध्यम से संपत्ति प्राप्त की जा सकती है। मुद्रा के माध्यम से ही, नेक्स्ट पॉइंट, मुद्रा के माध्यम से ही ब्याज, लगान, वेतन, मजदूरी, पेंशन, बीमा प्रीमियम और क्या क्या काम करते हैं आप? फीस भरना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुद्रा के माध्यम से ही ब्याज, लगान, वेतन, मजदूरी, पेंशन, बीमा, भुगतान किए जाते हैं। अब मुद्रा की विशेषताएं, कि मुद्रा की क्या विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मुद्रा की विशेषताएं। मुद्रा की विशेषताएं। अब मुद्रा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? कैसी मुद्रा होनी चाहिए, बताओ। कैसी मुद्रा होनी चाहिए? क्या विशेष, क्या होनी चाहिए? हाई लिक्विडिटी, तरल होनी चाहिए, ठीक है, तरलता होनी चाहिए। और सबसे पहली बात, मुद्रा स्वीकृत होनी चाहिए। यदि स्वीकृत नहीं है तो उस मुद्रा का कोई मतलब नहीं है। तो पहले लिखिए विशेषता, मुद्रा स्वीकृत होनी चाहिए। स्वीकार, अभी 50 पैसा और 25 पैसा लेके घूमते रहो बाज़ार में, सब भगा देंगे, चलो इधर से, है ना, कोई नहीं कुछ देगा। नेक्स्ट, मुद्रा आसानी से पहचानने योग्य हो। सरकार ने क्या, नोटबंदी के दौरान वो युग याद कीजिए, मैं मेट्रो में गया था उस दौरान, और मेट्रो का टिकट कार्ड का बैलेंस ख़त्म हो गया था, और मेट्रो वालों ने मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे आपका, और करेंगे तो सीधा 500 का करवाइए, इससे कम का नहीं करेंगे। समझ रहे हो? देखो, अपने जेब में पैसा होते हुए वो पैसा किसी काम का नहीं है।
मुखर्जी नगर में मैं किताब, मेरे दोस्त का बर्थडे था उस दौरान, 12 नवंबर की बात है, और मुखर्जी नगर में गया था, किताब ही नहीं दी थी उन्होंने, भगा दिया था। उस दिन बहुत भटके थे। मैंने कहा किताब दे दो क्योंकि उसे गिफ्ट खरीदना है। उस समय मशीनें काम करना बंद कर दी थी, कार्ड स्वैप करने की मशीनें भी काम नहीं कर रही थी। तो मुद्रा अपने पास होते हुए भी किसी मतलब की नहीं, सब भगा रहे हैं, चलो इधर से, चलो कहाँ 500 की नोट लेके आए, चलो इधर से, और लेंगे भी तो कितने का, 200 रुपये का। 500 की नोट लेके मुखर्जी भी 200 की किताबें दे रहे थे। इतना लूट मचा उस दौरान। पैसे लोगों ने कमाए, बहुत कमाए, लोगों ने लाइन में लग लग के पैसे कमाए। लाइन में लगने के लिए लोग पैसे लेते थे, ठीक है, मैंने खुद दिए हैं 3-4 लोगों को कि लाइन में लग जा कर के बस दिन भर यही काम करना है तुम्हें, लगे रहना लाइन में। पता चला अभी इस लाइन में लगा था, एटीएम का पैसा ख़त्म, उसका नंबर आते आते फिर दूसरे एटीएम में लगने के लिए उसको और पैसे दिए जाते थे। बोलते थे भैया एक एटीएम का पैसा आपका ओवर हो गया, तो उसे दूसरा दो। इतना बुरा हालत था उस दौरान। और बहुत खुशी मिलती थी जब 2000 की नोट हाथ में आती थी, तो ऐसा लगता था कि पूरा जंग जीत के आए हैं, बिल्कुल, है ना। जब आदमी निकालता था तो देखो कितना महत्व उसका मिला। अभी क्या है, कुछ नहीं। जब चीज़ें को साल्टेज आता है, हमें महत्व पता चलता है ना। जब तक कोई व्यक्ति आपके पास है, आपकी सेवा कर रहा है, आप महत्व नहीं समझेंगे। जब वो चला जाएगा आपकी ज़िंदगी से, तो वैसे मुद्रा का भी है तब तक कोई महत्व नहीं, चली गई तो नेक्स्ट। मुद्रा लाने ले जाने में सुविधाजनक हो। ऐसा ना हो कि 10,000 रुपये के लिए 5 आदमी चाहिए, समझ रहे हैं। मुद्रा लाने ले जाने में सुविधाजनक होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे क्या है, 5 करोड़ रुपए आप अपने एटीएम कार्ड में डाल के घूम रहे हो, क्रेडिट कार्ड रुपए में डाल के घूम रहे हो, प्लास्टिक मनी चल रही है, ठीक है। मुद्रा का रूप बदल गया। अपने फ़ोन में लेकर चल रहे हो मुद्रा, आप कुछ नहीं, तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया। वैलेट है आपके, डिजिटल वैलेट चल रहा है। कितनी भी बड़ी संपत्ति, पहले क्या होता था, एक बैग आदमी लेता था, बैग में पैसा भरता था, 100 की नोटें, उसके बाद बैग को ऐसे चिपका के रखता था जैसे उसकी जान हो उसमें, है ना। बैंक से निकलते समय बहुत सिक्योर रहना पड़ता था कि कहीं कोई आके झपट्टा मार के चला ना जाए, होता था। आज के टाइम पे सब डर ही ख़त्म हो गया। अभी भी एटीएम में डर रखता है। एटीएम में आप संपत्ति निकाल, देख सुन लो कि बाहर कौन खड़ा है, ठीक आदमी कि गलत आदमी। पता चला आया, पकड़ लिया, बोले दिखाओ कार्ड, डर के मारे आपने कार्ड दे भी दिया, नंबर भी बता दिया। अब मुद्रा का बिल्कुल, मुद्रा के स्वरूप में चेंजिंग आ गए। अब तो क्रिप्टो करेंसी आ गई, बिटकॉइंस आ गए। अब लो, अब कैसे भंजाओगे, चोरी भी कर लोगे तो क्या हो जाएगा। मार्केट में जाओगे, कोई खरीदेगा नहीं बिटकॉइंस। हाँ, शादी में एक आदमी को जिम्मेदारी दे दी जाती थी, वो लाल रंग की थैली लिए होता था, पहचान होती थी उसकी कि वो थैलीदार होता था, वो बहुत विशेष आदमी होता था। कहीं वो गायब हो जाए तो सब खत्म। और वो रात भर जगता था, वो नहीं सोता था, और उसके लिए एक बूढ़े व्यक्ति को भी साथ में रखा जाता था कि इसको देखते रहना, ठीक है। वो अलग सिस्टम होता था। अभी भी है, अभी भी ऐसा नहीं है, थैलीदार एक रखते हैं, लेकिन अब ये है कि अब पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। 5 एटीएम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, भाई अपना अपना निकाल के 5 मालिक हैं, देते रहेंगे। लेकिन अब कैश तो चलेगा ही ना। लेकिन अब पेटीएम का भी चल गया। मैं शादियों में देख रहा था, अभी एक शादी मैंने अटेंड की थी यहीं पर लोकल गाज़ियाबाद पे ही, तो उसमें पेटीएम सिस्टम चल रहा था। जैसे कि वो लिखवाते हैं ना लोग व्यवहार, तो लोग पेटीएम से व्यवहार लिखवा रहे थे। वहाँ पे लगा एक कार्ड रखा हुआ था वो वाला, उसमें स्कैन कीजिए और उनको पैसे भेज दीजिए, कितना जो आपकी मर्ज़ी हो, ठीक है। लिफाफा वाला सिस्टम ख़त्म है, और सबको जितना भी है अब सब ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसा। तो वो बहुत आसान है, बहुत सिक्योर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट। वैसे जो नोटबंदी हुई थी, सबसे ज़्यादा फ़ायदा पेटीएम को ही हुआ नोटबंदी में। और ये ऑड इवन जब चला था तो ओला, रातों रात लोग जानने लगे कि ओला किसे कहते हैं। तो कभी कभी ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट किया जाती कि पर्टिकुलर एक सेक्टर बूम कर जाता है। बैंकिंग सिस्टम बूम कर गया नोटबंदी से। हो सकता है सरकार की भी पॉलिसी रही हो, रातों रात एटीएम खुल गए, रातों रात क्या क्या हो गया पता नहीं, रातों रात हुआ था नोटबंदी के दौरान। बड़ा फायदा हुआ था, 500 का पेट्रोल डलवा रहे थे लोग जाके कि पेट्रोल पंप, हाँ पेट्रोल पंपों में छूट मिली थी, तो 500 रुपये का ट्रेल, उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ उस दौरान। सब फायदा, यहाँ तक कि दवा की दुकानों में भी ये सिस्टम था। दवा वालों ने भी, दवाई वालों ने नहीं पी थी, क्योंकि मैं उस दिन दवाई नहीं लेने गई थी, तो लिया दवाई में नहीं हुई थी। दवा न्यूज़ तो देखो। अच्छा, उसने भी मना कर दिया। तो किस चीज़ की दवाई, बीमार तो नहीं थी आप? मैं बीमार थी उस टाइम पे। अच्छा, तो मना कर
चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या होना चाहिए? ले ला जाने में सुविधाजनक होनी चाहिए मुद्रा। नेक्स्ट, मुद्रा पर्याप्त रूप से विभाजित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मुद्रा मैंने 1 रुपये दिया मुझे खुले में पैसे मिल जाएं, ऐसे मुद्रा होनी चाहिए। वो मुद्रा पर्याप्त रूप से विभाजित होने, किसी तरीके से एक, जैसे 1, 2, 5 ऐसे है ना मुद्रा हमारी। 3 रुपये का नोट नहीं बनाया सरकार ने। लेने में दिक्कत हो जाती, इसको देने में भी दिक्कत हो जाती। तो 1 रुपये में 1 और 2 को ये 3 में बन जाएगा, ठीक है। फिर 10 की मुद्रा, फिर 20 की मुद्रा, फिर 50 की सरकार ने की, 30 की मुद्रा नहीं है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 30 बन जाएगा, ठीक है। 8 रुपये बना लीजिए, 7 रुपये बना लीजिए, 9 रुपये नहीं बनेंगे, लेकिन उसके लिए 1 रुपया और लेना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं। और यहाँ पे 100, अब 200 की भी आ रही है क्या? आने, हाँ 200 आ गया, 200 भी सरकार लेकर आ गई, 200 की मुद्रा आ गई, 200 आ गया, 500 आ गया, अभी 1000 नहीं आया, लेकिन 2000, एक बड़ी मुद्रा 2000 के रूप में है। ऐसा सुनने में मिल रहा है। अब देखो ये होता कि नहीं होता, सरकार बड़ी मुद्राओं के चलन से बाहर करना चाहती है। सरकार बड़ी मुद्राओं को, मैं तो कहता हूँ यहाँ तक बंद करे। इससे एक फ़ायदा होगा, आप एक तो 50 की नोटें मैक्सिमम अपने पॉकेट में कितनी रखोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 50 इतनी रखोगे, तो 50 में तो हालत ख़राब हो जाएगी, वो पॉकेट आपका अलग से दिखाई देगा। तो 50 तक की रखे सरकार। इसका मतलब आप अतिरिक्त मनी को या तो घर पे रखोगे या तो बैंक में रखोगे। और घर में कितना रखोगे? आदमी अनसिक्योर फील करता है। 1 लाख रुपए, जब इतना सारा 1 लाख रुपए घर पे रखोगे तो टेंशन में रहोगे आप खुद ही। 50-50 की 1 लाख रुपए की नोटें, अभी क्या होता है 2000 की नोटें कितना है 1 लाख रुपए, इतनी गड्डी पे 1 लाख रुपए आ जाते हैं, है ना। इतनी गड्डी पर चला 10-15 लाख रुपए आ जाते हैं इतने में, 2-2000 की नोटें में। तो मुद्राओं के प्रचलन को छोटा करना चाहिए। इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। क्यों? ज़्यादा पैसा बैंक में रहता है, ब्लैक मनी क्रिएट नहीं होती है। ये भी एक बहुत बड़ा, मुद्रा को छोटा रखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बड़ी कंट्रियों में है, डेवलप्ड कंट्रियों में मुद्रा का स्वरूप बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे मुद्रा के स्वरूप को बहुत बड़ा किया गया है, ठीक है। अभी इस पे बाद पे चर्चा करेंगे कभी, ठीक है। रामदेव बाबा का कॉन्सेप्ट था ये, और वो अलग कॉन्सेप्ट था उनका, मैं उनका कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, मैं इकोनॉमी के व्यू पॉइंट से बताऊंगा, जिसमें बड़े बड़े थिंकर्स ने इस पे बोला है। अमर्त्य सेन का भी कहना है, वो भी हम चर्चा करेंगे आगे। नेक्स्ट, मुद्रा शीघ्र नष्ट ना हो जाने वाली हो। पता चला आज खरीदे कल 500 की नोट फट गई, है ना, तो मुद्रा ऐसी होनी चाहिए कि शीघ्र नष्ट ना हो जाए, फिर पता चला टेंशन में घूम रहे हो। तो मुद्रा शीघ्र नष्ट नहीं होने वाली चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुद्रा आसानी से पहचानने योग्य हो। पता चला 500 की नोट को 18 बार पलट पलट के देख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कि असली है कि नकली है ना। तो मुद्रा आसानी से पहचानने योग्य। एक छोटा सा बच्चा भी ऐसे देख के, हाँ 500 की दे के गए मामा, तो ठीक है। पता चला वो उसको दे के चले जाओ कुछ भी, तो कहीं ना कहीं पे मुद्रा एक, आप देखते हो ना हमारे यहाँ पे ब्लाइंड पर्सन आसानी से मुद्रा को पहचान लेते हैं। उनके लिए अलग से उभारदार निशान बनाए जाते हैं। कहीं पे देखते हो ट्रायंगल का निशान बना होता है, कहीं पर गोल निशान बना होता है, कहीं पर देखा है कि नहीं देखा, मुद्रा पे होता है। वो सब किस लिए बनाया गया है? ताकि कोई भी उभारदार बनाया जाता है, ताकि ब्लाइंड पर्सन भी उसे पहचान सके, ठीक है। नेक्स्ट, मुद्रा स्थिर होनी चाहिए। मुद्रा का मूल्य स्थिर होना चाहिए। यदि मूल्य फ्लक्चुएट करेगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। मुद्रा का मूल्य स्थिर हो। और एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसी स्थिति ना हो जाए कि जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे हो गया था, सब आदमी मुद्रा बनाने लग गए थे। ऐसा ना हो जाए। तो मुद्रा बनाने का एकाधिकार होना चाहिए केंद्र सरकार की किसी एक संस्था के पास, जिसको सरकार का संरक्षण प्राप्त हो। तो लिख लीजिए इस पे, मुद्रा निर्गमित करने का एक अधिकार उस देश के केंद्रीय बैंक के पास हो। मुद्रा निर्गमित करने का एक अधिकार उस देश के केंद्रीय बैंक के पास हो, जिसे सरकार का संरक्षण प्राप्त हो। जिसे सरकार का संरक्षण प्राप्त हो। सरकार का संरक्षण बैंक को प्राप्त हो, बैंक को प्राप्त होना चाहिए।
मुद्रा का तो रहेगा ही भाई, मुद्रा उस देश में चल रही तो मुद्रा को तो सरकार देगी ही, लेकिन बैंक को भी संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। और चला बैंक को लूट के ले गए। चलो ये हो गया मुद्रा की विशेषताएं। अब एक और बात समझते हैं, मुद्रा, परिसंपत्ति और पूंजी में क्या अंतर है, तीनों चीज़ों में क्या अंतर है बताइए। मुद्रा क्या है, पूंजी क्या है और परिसंपत्ति क्या है, तीनों में अंतर क्या है। मुद्रा तो मैंने आपको बता दिया, मुद्रा किसे कहते हैं, लेन देन के लिए भुगतान का माध्यम। परिसंपत्ति किसे कहते हैं, परिसंपत्ति किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एसेट्स। जो मुद्रा से जिसका एक मौद्रिक मूल्य हो। आपके पास परिसंपत्ति क्या है, जैसे मैं कहूँ ये डस्टर, ये मेरी परिसंपत्ति है, इसका मौद्रिक मूल्य है, बिल्कुल नहीं है, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, बिक जाएगा। तो डस्टर का एक परिसंपत्ति के रूप में ऐसे निश्चित परिसंपत्ति, अब नहीं बिकेगा, पुराना हो गया, ओलेक्स में बिक जाएगा, कम दामों में जाएगा, लेकिन मौद्रिक मूल्य है इसका एक पर्टिकुलर। तो जिसका एक निश्चित मौद्रिक मूल्य हो, इसका एक निश्चित मौद्रिक मूल्य नहीं है, वो परिसंपत्ति का है। भूमि, भूमि का एक निश्चित मौद्रिक मूल्य होता है कि कम से कम इससे नीचे तो नहीं जाएगा। हर जगह की भूमि की एक मार्केट होती है, एक तय होता है उस हिसाब से, ठीक है। तो लिखिए इसके बारे में, लिखिए परिसंपत्ति के बारे में लिखिए, किसी व्यक्ति अथवा कंपनी के पास मौजूद ऐसी कोई चीज़ जिसका मौद्रिक मूल्य हो, किसी व्यक्ति अथवा कंपनी के पास मौजूद ऐसी कोई चीज़ हो जिसका मौद्रिक मूल्य हो, किसी व्यक्ति अथवा कंपनी के पास मौजूद ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मौद्रिक मूल्य हो, परिसंपत्ति कहलाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, एसेट्स 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसका मौद्रिक मूल्य हो। अब आज देखते हैं आपके पास कितना एसेट्स है, ठीक है। 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 जो दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं मूर्त, इंग्लिश में बोलते हैं टेंजिबल, मूर्त संपत्ति, परिसंपत्ति, टेंजिबल एसेट्स, मूर्त परिसंपत्ति। तो मूर्ति परिसंपत्ति क्या है बताइए। भूमि हो गया, जो दिखाई दे, जिसे आप छू सकें, जिसे आप महसूस कर सकें, जिसे किसी को ला के दिखा सकें। गोल्ड, सोना, और फ्रिज, रेडियो, ये भी तो है। जो भी सामान है आपके पास, एक कॉपी रजिस्टर भी आपका एक परिसंपत्ति है। इसे कल के दिन ये नोट्स में बदल जाएगा, इसको बेच लो 100 रुपए का, ये भी एक बिजनेस खोल सकते हो आप, है ना। तो क्या है, ऐसी परिसंपत्तियां जिन्हें छुआ या अनुभव किया जा सकता है, वो मूर्ति परिसंपत्ति है, भौतिक परिसंपत्ति कहलाते हैं। टीवी, कंप्यूटर, भूमि, गोल्ड, कुछ भी। गोल्ड को आप यहाँ पे ना रख करके, गोल्ड को हम रखते हैं वित्तीय परिसंपत्ति पे। एक तीसरे प्रकार की परिसंपत्ति होती है फाइनेंशियल एसेट्स, क्योंकि उसका रेट, ठीक है, वो वित्तीय परिसंपत्ति पर रखते हैं उसे, शेयर, ठीक है, और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मूर्ति परिसंपत्तियों में आपकी भूमि, भवन, घर आपका, मशीनरी, उपभोक्ता की वस्तुएं, कार, टीवी, फ्रिज, रेडियो, कंप्यूटर, ये सब भौतिक रूप को मूर्ति परिसंपत्ति कहते हैं, ठीक है। अगली परिसंपत्ति अमूर्त परिसंपत्तियाँ, इनटेंजिबल एसेट्स। इन परिसंपत्तियों का भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। इनका आंतरिक मूल्य कुछ नहीं होता है। इनका आंतरिक मूल्य कुछ नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए, हाँ, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल, जैसे आज़ाद IAS एकेडमी, इसका मैंने पेटेंट करा रखा है, कॉपीराइट करा रखा है, ठीक है। ये मेरी एक परिसंपत्ति है, ये एक परिसंपत्ति है। और इस नाम का, अब इससे कुछ मुझे पैसा क्या मिल रहा है, क्या इनकम है, कुछ नहीं, लेकिन मेरे नाम का कोई प्रयोग नहीं कर सकता है।
ठीक है। यदि नाम का कोई प्रयोग करेगा तो मैं उससे रॉयल्टी लूँगा, या फिर रॉयल्टी नहीं देगा तो मैं केस कर दूँगा, होता है। तो क्या है ये कॉपीराइट, ये पेटेंट, किसी किताब, मैंने किताब लिख दी, अपनी किताब का मैंने कॉपीराइट करा लिया, उसको पेटेंट करा लिया, तो कोई उसका प्रयोग अब दोबारा नहीं कर सकेगा, सिर्फ मैं ही कर सकूँगा। ये अमूर्त है। बॉन्ड, मैंने बॉन्ड खरीद के रख लिए, ये बॉन्ड भी आपकी अमूर्त पर संपत्ति है, ठीक है। तो लिख लीजिए, इन पर संपत्तियों का भौतिक अस्तित्व नहीं होता, इनका आंतरिक मूल्य कुछ नहीं होता, किंतु इनका स्वामित्व व कब्जे के द्वारा, किंतु इनका मूल्य स्वामित्व, किंतु इनका मूल्य स्वामित्व, किंतु इनका मूल्य स्वामित्व व कब्जे के द्वारा प्रदत्त अधिकारों से प्राप्त किया जाता है, कब्जे के द्वारा प्रदत्त अधिकारों से प्राप्त किया जाता है। जैसे व्यापारिक चिन्ह, ट्रेडमार्क बोलते हैं इसको, टीएम, जैसे व्यापारिक चिन्ह, ट्रेडमार्क, बॉन्ड, बॉन्ड नहीं रखिए यहाँ पे, ब्रांड, ब्रांड होते हैं ना, ब्रांड की टैगिंग ही हो जाए तो उस चीज़ का मूल्य बढ़ जाता है। जैसे यूएस पोलो हो गया, प्यूमा हो गया, सब ब्रांड हैं, ठीक है, हर चीज़ का ब्रांड होता है। तो ब्रांड भी क्या है, ब्रांड भी क्या है, एक उसका अमूर्त संपत्ति हो जाता है, जिसके स्वामित्व में वो ब्रांड है, तो ब्रांड। और नेक्स्ट कॉपीराइट, पेटेंट, एक चीज़ और है गुडविल। आपका मार्केट में एक अच्छा गुडविल है, आपके नाम से चीज़ें मिल जाती हैं, ये भी एक आपकी इनटेंजिबल एसेट्स होती है। कैसे एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्ति है, समझ रहे हैं। इसलिए अपनी गुडविल बना लो, वो भी एक संपत्ति है। मेरी गुडविल है तो मार्केट में जाऊँ, जितना पैसा चाहूँ उठा के चलाऊँ, ठीक है। मार्केट में जाऊँ, किसी भी दुकान में बोल दूँ इतना सामान चाहिए, तुरंत आके रख के चले जाएँ, गुडविल में पैसा मिल गया, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपकी संपत्ति में ही गणना करते हैं। अगला है फाइनेंशियल, वित्तीय परिसंपत्तियाँ, फाइनेंशियल एसेट्स, वित्तीय परिसंपत्तियाँ। अब वित्तीय परिसंपत्तियों में पैसा आता है, मुद्रा, आपके पास मुद्रा है ना, पैसा जो आपके घर पे रखा हुआ है, मुद्रा। दूसरा गोल्ड को भी, हाँ गोल्ड को भी यहाँ पे रख लीजिए, गोल्ड भी एक मुद्रा ही, एक धातु है जिसका एक मूल्य है। शेयर, शेयर भी आपका इसके आएगा, वित्तीय परिसंपत्तियों पे आएंगे शेयर। लेकिन जो गोल्ड है ना, एक तरीके से देखा जाए तो आप जो यूज करते हो सौंदर्य के प्रसाधन के रूप में करते हो उसे। किस लिए यूज कर रहे हो गोल्ड को? बेचने के लिए, जो आपने पहना है कि बेच देंगे इसको तुरंत। आप तो ये सुंदरता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे तो हम कपड़े भी पहनते हैं, ऐसे मैं कपड़े भी पहने हुए हूँ ना, ऐसे मैं गहने पहनने लग जाऊँ। ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे इसमें डिफरेंस ये है कि कपड़े आप पहने हुए हैं लेकिन कपड़ा कोई खरीदेगा नहीं है, लेकिन गोल्ड पहने हुए तो सब खरीदेगा। गोल्ड एक धातु है, एक धातु है जिसका एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक मूल्य है। कपड़ों का क्या मूल्य है? हाँ, स्टोर करते हैं। सोना भी कई प्रकार का होता है, एक होता है कच्चा, एक होता है पक्का, है ना। कच्चे वाले को बेचने जाइए तो जितने का खरीद के लाए उससे औने पौने दाम में बिकेगा। और जो पक्का होता है, जिसमें जोड़ नहीं होता, जिसमें आप रांगा का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, वो आपका उसी रेट में जाता है। 24 कैरेट या 22 कैरेट्स का सोना जो होता है वो उसी रेट पे जाता है आपका। इसीलिए पक्के में बनवाना चाहिए सोना। क्यों? कल के दिन वो आपकी परिसंपत्ति रहती है, नहीं तो ऐसे भी उसका रेट कम ही होता है। कच्चे सोने को आप बेचने जाओगे कुछ नहीं मिलेगा आपको हाथ में, इन्वेस्ट ज़्यादा कर दिया और मिला कुछ नहीं। लेकिन आजकल घरों में किसको समझाओ? कोई सुनने को तैयार है? कोई कच्चा पक्का से मतलब नहीं, उन्हें यह है कि पैसा फूक जाए, लगा दो, खर्च कर दो, खरीद लो सोना, है ना। चलो अगली चीज़ है, नेक्स्ट है प्रतिभूति, गारंटीज़ यदि आपके पास हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, प्रतिभूति बोलते हैं। बैंक खाते आपके जितने भी हैं, ये भी वित्तीय फाइनेंशियल में आएंगे। बैंक खाते, बॉन्ड यहाँ पर आएंगे। बॉन्ड है, वो ब्रांड था, ये बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हो गए आपके
वित्तीय परिसंपत्तियाँ। नेक्स्ट है कैपिटल। क्या है? पूंजी किसे कहते हैं बताइए, पूंजी किसे कहते हैं? पूंजी बताइए। आज पूंजी आपको पूरी कंप्लीट मैं करवा देता हूँ। सरकार यूज करती है मानव पूंजी, ये भी एक पूंजी नाम आता है, ठीक है। एक पूंजी पैसे वाली पूंजी भी होती है, एक मानव पूंजी होती है, एक भौतिक पूंजी होती है। तो पूंजी का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब क्या है बताइए राशिद जी, क्या है पूंजी? आप पूंजी हो? हाँ, किसी चीज़ का कलेक्शन। किसी चीज़ को इकट्ठा कर लो पूंजी बन जाएगी। कबाड़ क्या है पूंजी? क्या है? ऐसी चीज़ जिससे आप ज़्यादा पैसा कमा लो उसे पूंजी कहते हैं। व्यापार, जैसे मैं एक पूंजी हूँ, है ना। मानव पूंजी, जहाँ पे खड़े हो जाएं वहाँ से पैसे ही पैसे आ जाएंगे। तो क्या होता है कि जब किसी एक वस्तु का प्रयोग करके, किसी व्यक्ति का प्रयोग करके आप क्या करते हो? मुद्रा की प्राप्ति करते हो, पूंजी के रूप में उसकी गणना की जाती है, ठीक है। ऐसे संसाधन जिससे आप मुद्रा को जनरेट कर लें वो पूंजी कहलाता है, जिसको लगाने के बाद। श्रम भी एक पूंजी है, श्रम भी एक पूंजी है, श्रम भी होना चाहिए आपके पास। लिखिए पूंजी। पूंजी का प्रयोग प्रायः 3 अलग अलग रूपों में किया जाता है। नंबर 1, उत्पादन के साधन के रूप में। पहला रूप है इसका उत्पादन के साधन के रूप में। कोई चीज़ उत्पादित करना है तो आपको पूंजी के इन रूपों की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं लिखवा रहा हूँ। नंबर 1, उत्पादन के साधन के रूप में, जिसे उत्पादन किया जाए, प्रोडक्शन किया जाए, ये पूंजी कहलाएगा, उत्पादन के साधन के रूप में। नंबर 1, लेबर, श्रम, लेबर, ठीक, श्रम एक बहुत बड़ी पूंजी है। नंबर 2, दूसरी पूंजी क्या है? उत्पादन के साधन के रूप में लैंड, भूमि, ये बहुत ज़रूरी है, ये भी एक पूंजी के रूप में। तीसरा कैपिटल, पूंजी यानी कि मुद्रा के रूप में, इसका स्वरूप मुद्रा के रूप में, कैपिटल भी होनी चाहिए आपके पास। दूसरा रूप, दूसरे रूप में पूंजी को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है भौतिक पूंजी, दूसरा है मानव पूंजी। पूंजी को के दूसरे रूप में मैं 2 भागों में बांट रहा हूँ, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। भौतिक पूंजी में लिखिए फिजिकल कैपिटल में फैक्ट्री, मशीन, दफ्तर, ये सब आपकी क्या है? जैसे एक ऑफिस है, ये क्या एक पूंजी है मेरे लिए। भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल, फैक्ट्री, मशीन, दफ्तर, ये सब एक पूंजी है। दूसरे नंबर पे मानव पूंजी, उस पर लिखिए प्रशिक्षित कारीगर, प्रशिक्षण होना चाहिए, स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, वो कौशल युक्त होना चाहिए। यदि कौशल है उसके अंदर तो वही क्या हो जाएगा? मानव पूंजी में क्रिएट हो जाएगा। कुछ भी हो, जैसे आप मोबाइल बनाते हैं तो आप एक मानव पूंजी हैं, आप कंप्यूटर बनाते हैं आप एक मानव पूंजी हैं, आप एक साइकिल की रिपेयर कर लेते हैं आप मानव पूंजी हैं, कार की रिपेयरिंग कर लेते हैं मानव पूंजी है, ठीक। आप कुछ नहीं, कार की दुकान खोल लीजिए, सर्विसिंग कीजिए, समझ रहे हैं। तो मानव पूंजी में स्किल होना ज़रूरी है। आप मेहंदी लगाना जानते हैं, कुछ नहीं करना है, तुराब नगर मार्केट है, बस बैठ जाना है वहाँ पे बाहर, ठीक है। कुछ नहीं, लोग आएंगे 500-500 रुपये दे के जाएंगे आपके हाथ में, आपको मेहंदी लगानी, आप एक पूंजी बन गए, क्योंकि आपको एक मार्केट भी अवेलेबल है। पूंजी तभी चलेगी जब एक मार्केट हो, यदि बिना मार्केट के वो पूंजी नहीं चलती। मानव पूंजी के लिए भी एक बाज़ार ज़रूरी है, ठीक है। आप सिलाई सीखती हैं, सिलाई को आप टेलर का दुकान खोल लीजिए, आप एक मानव पूंजी हैं। सिखाना शुरू कर दीजिए, आप मानव पूंजी हैं, समझ रहे हैं। मानव पूंजी एक बहुत विस्तृत टर्मिनोलॉजी में आता है, तो अपने आप को पूंजी में तब्दील कीजिए, ठीक है। अपने आप को एक पूंजी में तब्दील कीजिए। कहते हैं ना, जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं शुरू होती है, तो ऐसी पूंजी बनिए, आपका एक महत्व बढ़े, ये बहुत ज़रूरी है।
वो तभी हो सकता है जब आप पूंजी में तब्दील हो जाओगे। ठीक, चलो आगे नेक्स्ट। जैसे आप बहुत अच्छा कोई गेम खेल लेते हो तो भी आप पूंजी बन जाओगे, आपको अवसर मिलना चालू होगा और आप वहाँ पर यानी धन का साधन बनो किसी तरीके से, तो आप पूंजी हो, सीधी सी बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूप, जो बहुत सारी कंपनियां होती हैं, कंपनियों में पूंजी का एक अलग रूप देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं शेयर पूंजी। कंपनियों में तीसरे प्रकार की पूंजी होती है जिसे बोलते हैं शेयर पूंजी। शेयर पूंजी तो शेयर पूंजी को 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1, पहले नंबर पे अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल। अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल। अधिकृत पूंजी, नंबर 2 शोधित पूंजी, पेड अप कैपिटल। शोधित पूंजी इसे बोलते हैं पेड अप कैपिटल। नंबर 3 अभिदत्त पूंजी। इसको अभिदत्त पूंजी को बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और नेक्स्ट है प्रचलित पूंजी। प्रचलित पूंजी, ठीक है। सबसे पहले अधिकृत पूंजी क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल किसे कहते हैं, कोई बताएगा? ऑथराइज्ड कैपिटल किसे कहते हैं? जिसमें मेरा अधिकार हो, सब मुझे को मिल जाए। नहीं मतलब मेरे अधिकार क्या मतलब? शेयर मार्केट की अब बात हो रही है यहाँ पे, शेयर पूंजी की बात हो रही है कंपनी के। हाँ, जिसमें किसी और का शेयर ना हो, सारा शेयर मेरा ही हो, इसे बोलते हैं। क्या है अधिकृत पूंजी? जिस ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? ये नहीं है। क्या है आपका अधिकार? लिखिए, देखो क्या होता है, कंपनियों को जब नई नई कंपनी बनती है तो पैसे की ज़रूरत होती है, आईपीओ जारी करते हैं वो, ठीक है। अभी बताऊंगा आईपीओ वगैरह क्या है। शेयर इशू किए जाते हैं, तो कंपनी को एक अधिकृत अधिकार होता है कि इतने तक का ही शेयर जारी कर सकती है, बस। नहीं समझे? टाटा मोटर है, टाटा मोटर को सिर्फ 5 करोड़ रुपए तक का यदि शेयर जारी करने का अधिकार है, तो इससे ज़्यादा का नहीं कर सकती वो। तो अधिकृत पूंजी में लिखिए, यह पूंजी वह अधिकतम मात्रा है, यह पूंजी वह अधिकतम मात्रा है जिस सीमा तक कोई कंपनी अपने शेयर जारी कर सकती है। यह पूंजी वह अधिकतम मात्रा है जिस सीमा तक कोई कंपनी अपने शेयर जारी कर सकता है, ठीक है। जैसे टाटा मोटर को 5 करोड़ रुपए तक के शेयर जारी करने का ही अधिकार दिया गया है, तो टाटा मोटर 5 करोड़ तक के ही निकाल सकती है या उससे कम निकाल सकती है, 6 करोड़ नहीं कर सकती है। इसे बोलते हैं अधिकृत पूंजी, ठीक। नंबर 2 नेक्स्ट शोधित पूंजी, पेड अप कैपिटल। अब देखो, अधिकृत पूंजी का मतलब ये है कि यदि टाटा मोटर को 5 करोड़ रुपए तक का ही अधिकार दिया गया है, किस चीज़ के लिए अधिकार दिया गया है कि वो शेयर जारी करे, तो ये क्या है, उसकी अधिकृत पूंजी है टाटा मोटर की। लेकिन मान लो टाटा मोटर को ज़रूरत है सिर्फ 2 करोड़ रुपए का, टाटा मोटर को अभी ज़रूरत है सिर्फ 2 करोड़ रुपए की, मार्केट से 2 करोड़ रुपए मुझे मिल जाए, तो कितने का शेयर जारी करेगा? 2 करोड़ रुपए का। ये है पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो लिखिए, कंपनी की अधिकृत पूंजी का वह भाग, कंपनी के अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसका भुगतान शेयर धारकों द्वारा किया जाता है, जिसका भुगतान
शेयर मार्केट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 2 करोड़ रुपए के शेयर ही निकाले, बाकी 3 करोड़ की ज़रूरत नहीं तो पड़ा है। यदि टाटा मोटर्स से कोई पूछेगा कि आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है तो 5 करोड़ बताएगा, लेकिन पूछेगा पेड अप कैपिटल कितनी है तो बताएगा 2 करोड़ रुपए। मैं 5 करोड़ तक के शेयर निकाल सकता हूँ, लेकिन अभी 2 करोड़ तक के निकालें, यानी कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये हो गई पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट है आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसमें लिखिए वह पूंजी जिसका वास्तविक रूप से भुगतान शेयर धारकों द्वारा किया जाता है, वह अभिदत्त पूंजी जिसका वास्तविक रूप से भुगतान शेयर धारकों द्वारा किया जाता है, ठीक है, यानी कि शेयर धारकों द्वारा कितना लिया गया, कितना वसूला गया, तो वो आता है आपका वास्तविक पूंजी पे या फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्रचलित पूंजी। प्रचलित पूंजी, इशूड कैपिटल, कितना इशू किया गया। इसमें लिखिए किसी कंपनी द्वारा शेयर जारी करने से, किसी कंपनी द्वारा शेयर जारी करने से, शेयर का मतलब समझते भी हो कि इससे शेयर क्या होता है। शेयर मतलब होता है एक हिस्सा, एक भाग, एक कंपनी। कोई जैसे मान लीजिए आज़ाद आईएएस एकेडमी आज एक कंपनी है, ठीक है, मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मैं कुछ नहीं शेयर जारी कर दूं अपने। अभी मैं ऐसा नहीं कि मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में चल जाऊंगा क्योंकि वहाँ लिस्टेड नहीं है, लेकिन ऐसे ही मैं अपने शेयर जारी कर दूं कि मुझे भाई इतना पैसा मार्केट से उठाना है, तो क्या होगा, बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स आ जाएंगे जो मेरे शेयर खरीद लेंगे, और जो कंपनी को फ़ायदा होगा वो फ़ायदा सब पे बंटना चालू हो जाएगा। शेयर का मतलब होता है एक हिस्सा। आप भी सहभागी बनना चाहते हो कंपनी के, तो आप कंपनी के शेयर खरीद लोगे। आपको लग रहा है कि कंपनी ग्रो कर जाएगी, इसका बहुत अच्छा भविष्य है, ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तो क्या होगा, आप शेयर खरीदना चालू कर दोगे। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। तो शेयर का मतलब होता है एक हिस्सा, एक भाग, पूंजी प्राप्त करने का एक तरीका। मैं पूंजी मार्केट से प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक, मैं क्या करूं, आप लोगों को बहुत आसानी से बोल दूं कि देखिए आप लोग सभी लोग 10-10 हज़ार रुपये लगाइए कंपनी में, आज़ाद आईएएस एकेडमी में इन्वेस्ट कीजिए, आपको 12-12 हज़ार रुपये मिलेगा। ठीक है, मैं 5-6 बिजनेस खोल लूँ, कई ब्रांचेस डाल दूँ, बहुत सारी चीज़ें कर डालूँ, पब्लिकेशन डाल दूँ, ठीक है, अब उससे जो इनकम आ रही है आपको भी जा रहा है, आपको भी जा रहा है। तो ये क्या हो गया, शेयर। ऐसे ही चलती हैं कंपनियाँ। पैसा होता थोड़ा ना है, मार्केट से उठाया जाता है, या तो बैंक से जाके उठा लो। समझ रहे हैं। रिलायंस है, सिर्फ 26 से 27% शेयरधारिता है मुकेश अंबानी की, बाकी सब मार्केट में सबका आप लोगों का पैसा है, आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है, आप लोगों के पास शेयर है, आप लोगों के पास उसके अधिकार है। वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन है, CEO है इस समय मुकेश अंबानी, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा शेयर है रिलायंस के। ठीक, तो शेयर में वही है। नेक्स्ट, प्रचलित पूंजी, किसी कंपनी द्वारा शेयर जारी करने से, किसी कंपनी द्वारा शेयर जारी करने से पूंजी प्राप्ति की अनुमानित मात्रा को, पूंजी प्राप्ति की अनुमानित मात्रा को प्रचलित पूंजी कहते हैं। पूंजी प्राप्ति की अनुमानित मात्रा को प्रचलित पूंजी कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, पूंजी। ठीक है, ये मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी। परिसंपत्ति किसे कहते हैं, मूर्त परिसंपत्ति क्या है, अमूर्त परिसंपत्ति क्या है, वित्तीय परिसंपत्ति क्या है, पूंजी क्या है, और मैंने आपको मुद्रा के बारे में भी बता दिया। अब जो कल नेक्स्ट टॉपिक में मैं पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा मुद्रा की आपूर्ति कैसे होती है। मुद्रा की आपूर्ति क्या है, जिसमें M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है।
कैसे आरबीआई को पता होता है कि उसके पास मार्केट में कितना पैसा है, ब्रॉड मनी किसे कहते हैं, नैरो मनी किसे कहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके बाद मैं फिर आपको कल बताऊंगा भारत की बैंकिंग प्रणाली, जिसमें सबसे ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैठा हुआ है और उसके नीचे कमर्शियल बैंक है, रीजनल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है और नॉन बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, जैसे कि एनबीएफसीज हैं, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और इसी में मैं स्मॉल बैंक और ये पेमेंट बैंक भी करंट का टॉपिक भी आपका करा दूंगा। इसके बाद रिजर्व बैंक के क्या क्या कार्य हैं, वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक, कब राष्ट्रीयकरण किया गया बैंकों का, है ना, वो सारे चीज़ें देखेंगे। और इसके बाद जो है आपका जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनके बारे में भी जानने का प्रयोग कर। इसके बाद कुछ विदेशी बैंक है जो भारत में काम कर रहे हैं। कभी राजनगर स्टेशन जाइएगा, वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे कैथोलिक सीरियन बैंक है, कहेंगे ये कहाँ से आ गया, ये विदेशी बैंक है, वहाँ पे काम कर रहा है। तो विदेशी बैंक बहुत सारे हैं जो इंडिया में काम, HSBC है, ठीक है, ये सब विदेशी बैंक हैं। तो विदेशी बैंक यहाँ पे बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो इन बैंकों के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। फिर कोऑपरेटिव बैंक बताऊंगा, सहकारी बैंक क्या होते हैं, यानी कि एक डिटेल नॉलेज आपको बैंकिंग सेक्टर का आने वाले 1-2 क्लास में मिलेगा। और इसके बाद फिर हम इंटर कर जाएंगे भारत के अर्थव्यवस्था में, ठीक है। यहाँ पे मुझे करंट का बहुत सारी चीज़ें बतानी है, जैसे कि एक पहला बैंकिंग रोबोट बनाया गया है। पहला बैंकिंग रोबोट का कोई नाम बताएगा, क्या नाम है, पहले बैंकिंग रोबोट का नाम क्या है, क्या लेना देना है ना आप लोगों से। लक्ष्मी नाम है, पहला बैंकिंग रोबोट बनाया गया है ये, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। और इसको सिटी यूनियन बैंक ने बनाया था, चेन्नई की जो ब्रांच है। तो ये करंट का टॉपिक है। देश में लघु बैंक कितने बन गए हैं, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे, लघु बैंक कौन कौन से हैं। इसके बाद हम बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में जानेंगे। बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो कौन है इस समय, चेयर कौन है इस समय, भानु शर्मा चेयरमैन। और कौन है चेयरमैन, भानु शर्मा कहाँ से हो गए, विनोद राय को बनाया है, विनोद राय, अच्छा अभी रिटायर्ड हुए थे, हाँ। तो अभी कौन आया इस समय, भानु शर्मा करके आए। चलिए ठीक है, इसको भी देख लिया जाएगा, यदि चेंज हुए हैं तो ये भी देखेंगे। और इसके बाद बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो क्यों बनाना पड़ा, ठीक है, क्या ज़रूरी है, कैसे, मिशन इंद्रधनुष बैंकिंग सिस्टम से जो जुड़ा हुआ है वो भी जानेंगे यहाँ पर। इसके बाद भुगतान पेमेंट बैंक सारे, एयरटेल पेमेंट बैंक बना है, पेटीएम पेमेंट बैंक बना है, अभी इंडियन पोस्ट का बन गया है, ठीक है, आइडिया का भी शायद पेमेंट बैंक, ऐसे पेमेंट बैंक जितने भी हैं ये सारे हम देखेंगे। इसके बाद वायदा बाज़ार क्या है, ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग, ये अब हम पढ़ेंगे। इसके बाद भारत में प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ पे हैं, जहाँ से सिक्योरिटीज़ वगैरह बनती हैं, ऐसी जो है थोड़ा सा करेंसी कहाँ से छप के आती है, ठीक है। इसके बाद एक एक बैंक के बारे में कुछ बता दूंगा, इलाहाबाद बैंक के बारे में, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और किस बैंक में खाता खुलवाना चाहिए ये भी, ठीक है। इसके बाद लोगो वगैरह होता है हर बैंक का, तो लोगो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि किस बैंक का क्या लोगो। ऐसे ये जब बैंक के जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें ज़्यादा आता है, ठीक है, बैंक के एग्ज़ाम में स्लोगन क्या है, लोगो क्या है, किसका कहाँ पे मुख्यालय है, वो चीज़ें आती हैं। चूँकि आप बैंक नहीं दे रहे हैं तो ज़्यादा नहीं आता। फिर इसके बाद मैं आपको वेंचर कैपिटल, जोखिम पूंजी वगैरह बताऊंगा, वित्तीय समावेशन बताऊंगा, ठीक है। पी नोट्स क्या हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसके बाद पॉलिटी सेक्टर वगैरह के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो काफ़ी बड़ा सेक्टर है जो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये ख़त्म होने के बाद मैं काफ़ी हद तक तनाव मुक्त होना शुरू हो जाऊंगा। फिर मुझे कुछ नहीं करना, एग्रीकल्चर सेक्टर, हाँ वो भी बताऊंगा, वो भी सब चीज़ें A to Z सब मेरे पास अवेलेबल है, मैंने पढ़ाया था वैसे यहाँ पर। और इसके बाद आपका उद्योग क्षेत्र और सर्विस सेक्टर, इसके बाद विदेशी व्यापार और काम खत्म। बजट भी पढ़ा दूंगा, बजट, लेकिन बजट पढ़ लीजिएगा, उसका वो टॉपिक जब बजट आएगा तो देख लिया जाएगा, उस दौरान करंट में आ जाएगा बजट और इकोनॉमिक सर्वे, वो दोनों के आने के बाद काम ख़त्म, अपना इकॉनमी समाप्त हो जाएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे अब इस बार वाला नहीं पढ़ाऊँगा, कोई मतलब का है नहीं, क्यों पढ़ना, अगले साल वाला आएगा तो अगले साल वाला इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों पढ़ेंगे, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही।